वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएनए के बारे में, राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में। इससे पूर्व वीडियो में हम डीएनए के बारे में भी जान चुके हैं और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी हम जान चुके हैं। न्यूक्लिक एसिड के रूप में हमने जाना कि न्यूक्लिक एसिड में डीएनए एंड आरएनए पाया जाता है। डीएनए को हम विस्तार से जान चुके हैं, आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड का भाग होता है। आरएनए जो है वो सूचनाओं को दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे कि डीएनए से कोई भी स्ट्रैंड की, किसी भी स्ट्रैंड की एक कॉपी बनकर उससे आरएनए का निर्माण होता है और इसी आरएनए से आगे जाकर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो डीएनए से जब कोई आरएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया कहते हैं, और आरएनए से अगर कोई प्रोटीन बन रही है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो आरएनए के जो अलग अलग प्रकार हैं वो हम इसमें जानेंगे। यहाँ जो आरएनए की जो स्ट्रक्चर्स है ये किससे मिलकर बनी हुई होती है, इसको भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। समझते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए जो है, आरएनए मॉलिक्यूल्स रोल इन ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। यह भी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करने में मदद करता है, लेकिन किस प्रकार से? बाय प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का निर्माण करके यह भी जो आनुवंशिक जो सूचनाएं होती है उनको आगे बढ़ाने का काम करता है। जैसे कि डीएनए में कोई सूचना है और उस सूचना को साइटोप्लाज्म में लाना है, सेल के एक कोशिका के साइटोप्लाज्म में अगर लाना है तो वो लाने का कार्य प्रोटीन के फॉर्म में होगा या आरएनए के रूप में होगा, और वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के द्वारा होता है और जो एक आरएनए फॉर्म होता है। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जो जीन्स होती है जो डीएनए के ऊपर पाई जा रही है उसके जो एक्सप्रेशन है यानी उसके प्रदर्शित होने को भी कंट्रोल या रेगुलेट करने का जो कार्य होता है वो भी आरएनए का ही होता है। अगर हम आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में समझें तो आरएनए की स्ट्रक्चर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। आरएनए की संरचना में तीन प्रकार हम जानते हैं। एक हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकंड है सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड थर्ड जो होता है टर्सरी स्ट्रक्चर होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? आरएनए इज रिफर टू सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें आरएनए को हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है या हम कहें न्यूक्लियोटाइड की एक सिंगल स्ट्रैंड है उसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर नाम देते हैं आरएनए की, जिसको प्राथमिक संरचना नाम दे रहे हैं। अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी द्वितीय संरचना की बात करें आरएनए के संदर्भ में, तो जब आरएनए के में जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें जब पेयरिंग हो जाती है, पेयरिंग यानी उसके जो बेस पेयर होते हैं, नाइट्रोजनी जो बेस होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जब जुड़ जाते हैं तो वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। यानी आरएनए इज रिफर टू द बेस पेयरिंग। सरल शब्दों में हम ये कहेंगे कि बेस पेयर आपस में जुड़ जाते हैं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए इज रिफर टू बाय फोल्डिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? बेस पेयरिंग तो होती है, इसके अलावा बेस पेयर होने के बाद में आरएनए के जो स्ट्रैंड है या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है ये आपस में एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो जाते हैं, घूम जाते हैं और टर्सरी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। आरएनए सिंथेसिस इन न्यूक्लियस इन यूकैरियोट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो आरएनए का जो निर्माण होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तो केंद्रक में होता है यानी न्यूक्लियस में होता है। और ये ऐसा क्यों होता है? इन यूकैरियोट्स आरएनए फाउंड इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ऐसा क्योंकि आरएनए एक्चुअली जो निर्माण हो रहा है वो न्यूक्लियस में बन रहा है, क्योंकि जो सेल होती है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है इसमें जो डीएनए है इसी डीएनए से कॉपी होके यानी इसके द्वारा ही जो बनना होता है, जैसे कि आरएनए जो बन रहा है वही बाहर साइटोप्लाज्म में भी यही आता है, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन होता है वो केंद्रक में होता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो केंद्रक है उसमें भी आरएनए पाया जाता है
और जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी आरएनए पाया जाता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करें तो प्रोकैरियोटिक में जो आरएनए कहाँ पर पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, उसमें पाया जाएगा। यहाँ हम प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, ये सिंगल स्ट्रैंड जो आपको दिखाई दे रही है, ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राथमिक संरचना है। अगर इनमें न्यूक्लियोटाइड कहीं कहीं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, जैसे यहाँ जुड़े हुए हैं, ये फिर हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में नहीं बना, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बन चुका है, फिर ये बिना हाइड्रोजन बॉन्ड के हैं, फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, तो यह सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती है। अब आरएनए की स्ट्रैंड अगर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने के बाद में इनकी और आगे ओवरलैपिंग हो जाती है और आगे जाकर इनकी और फोल्डिंग हो जाती है, तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। और समझते हैं आरएनए के बारे में। आरएनए वास्तव में क्या है? आरएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड्स जिसके बारे में हम जान चुके हैं कि इसमें जो नाइट्रोजीनस बेसेस होते हैं, नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं, पेंटोज शुगर होती है, इसके अलावा फॉस्फेट पाया जाता है। पेंटोज शुगर में यहाँ पर पाई जाती है राइबोज शुगर, आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। तो ये तीन कंपोनेंट मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और एक एक न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं और इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड को हम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ राइबोज शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनी बेस। नाइट्रोजनी बेस यहाँ पर आरएनए में कौन कौन से होंगे? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। डीएनए में हम देख रहे थे कि यूरासिल नहीं पाया जाता है, वहाँ पर थाइमिन पाया जा रहा था। इट इज़ ए पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स इसेंशियल इन वेरियस बायोलॉजिकल रोल। अब जो ये पॉलीमर जो स्ट्रक्चर है, जो आरएनए है, वो कोडिंग में, डीकोडिंग में, रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स में ये अपना योगदान देता है। आगे हम इसको डिटेल से भी जानेंगे। आरएनए जो है इसमें ये उसकी पेंटोज शुगर है। पेंटोज का मतलब हो गया 5 कार्बन वाली शर्करा, जैसे कि यहाँ 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन एंड दिस वन इज 5th कार्बन। तो इसको डीऑक्सीराइबोज नाम देते हैं। ये डीएनए में पाई जाने वाली है क्योंकि यहाँ पर OH नहीं पाया जाकर सिर्फ H पाया जाता है और यह डीएनए में पाई जाने वाली शुगर है। लेकिन हम यहाँ पर तो आरएनए देख रहे हैं, तो आरएनए में ये भी पेंटोज शुगर ही है, 5 कार्बन वाली शुगर है, लेकिन ये राइबोज शुगर है और राइबोज शुगर में जो 2nd कार्बन है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। नेक्स्ट है थाइमीन में। थाइमीन डीएनए में पाई जाती है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। अब हम समझते हैं आगे और स्ट्रक्चर को। नाइट्रोजनिक जो क्षार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्यूरिन्स और दूसरा जो प्रकार है उनको कहते हैं हम पिरिमिडिन्स कहते हैं। प्यूरिन्स जो पाए जाते हैं वो एडेनिन एंड गुआनिन के रूप में पाए जाते हैं। एडेनिन की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई है और गुआनिन की स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई गई है। ये एडेनिन एंड ये दिस वन इज गुआनिन। एडेनिन के स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे एमिनो ग्रुप 6th कार्बन की पोजीशन में पाया जा रहा है और गुआनिन में 6th कार्बन जो है वहाँ पर ऑक्सी ग्रुप पाया जा रहा है। इसके अलावा जो 2nd कार्बन है वहाँ पर एमिनो ग्रुप पाया जाता है। पिरिमिडिन के स्ट्रक्चर को हम देखें तो पिरिमिडिन में पाया जाता है साइटोसिन एंड यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। इसमें भी आप जब देखेंगे तो 2nd वाली पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप पाया जाता है, 4th पोजीशन पर एंड 1st पोजीशन पर। 1st पे तो हम इसको यहाँ से शुरू कर रहे हैं, सिर्फ 4th पोजीशन पे एमिनो ग्रुप पाया जाता है। मीन्स 2nd पे ऑक्सी ग्रुप एंड 4th पोजीशन पे एमिनो ग्रुप पाया जाता है। यूरेसिल की स्ट्रक्चर में देखें
तो यूरेसिल में सेकंड पे ऑक्सी एंड फोर्थ पे भी ऑक्सी ग्रुप पाया जाता है। ये है यूरेसिल की स्ट्रक्चर। अब हम समझते हैं आरएनए को, अगेन हम समझने का प्रयास करते हैं। इसको हमने जाना कि एक लॉन्ग पॉलीमर स्ट्रक्चर है जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई होती है। ये हमें समझना है अच्छे से कि ये न्यूक्लियोटाइड की एक पॉलीमर चेन है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, सिंगल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड डीएनए की तरह नहीं है, सिंगल स्ट्रैंड है। आरएनए इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स पाई जा रही है। इस स्ट्रैंड में द स्ट्रैंड हैज 5 प्राइम एंड, इस स्ट्रैंड में कोई भी एक सिरा 5 प्राइम होगा तो जो दूसरा वाला जो सिरा होगा वो 3 प्राइम एंड होगा। 5 प्राइम पे फॉस्फेट, हमेशा फॉस्फेट ग्रुप पाया जाएगा और 3 प्राइम एंड पर हमेशा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाएगा। द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड बाय 3 to 5 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। किस प्रकार से जुड़े हुए रहते हैं, एक को हम समझने का प्रयास करते हैं। एक ये आपस में 3 से 5 प्राइम के द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। जैसे कि हम पेंटोस शुगर बनाते हैं, ये एक पेंटोस शुगर है, 5 कार्बन की शुगर है। एक और शुगर हम बना लेते हैं 5 कार्बन की, ये पेंटोस शुगर हो गई, जिसमें यहाँ जो फर्स्ट कार्बन है, यहाँ फर्स्ट कार्बन होगा, यहाँ सेकंड है, यहाँ थर्ड है, यहाँ फोर्थ है और यहाँ पर बाहर की तरफ 5th कार्बन होगा। ऐसे ही इसमें भी 1 2 3 4 एंड बाहर की तरफ 5th कार्बन यहाँ पर पाया जाएगा। अब यहाँ जो फर्स्ट पोजीशन पे मान लीजिए कि यहाँ पर गुआनिसिन जुड़ता है और इसमें जुड़ता है, मान लीजिए कि यहाँ पर एडेनिन है। ये 2 न्यूक्लियोटाइड अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं क्योंकि इसमें फॉस्फेट नहीं जुड़ा है। तो जो पहला वाला ये जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें जो 5th कार्बन है वहाँ से फॉस्फेट जुड़ता है और जो थर्ड पे हमारा OH है उसका O और दूसरे का फॉस्फेट, देन इस कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन और इसके बीच में बॉन्ड पाया जाता है। यानी ये जो पोजीशन है ये वास्तव में क्या है, ये पोजीशन है कि ये ऑक्सीजन, देन फॉस्फेट, देन ऑक्सीजन एंड देन कार्बन। ये एक बॉन्ड है और ये अगेन सेकंड बॉन्ड है। ये एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाता है और ये भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाएगा। तो इसमें एक ये और एक ये, तो इसमें 2 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसलिए इसको कह रहे हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाया जाता है। नाइट्रोजनी बेस दैट कंपोज ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बना रहे हैं। यहाँ पर हमें एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, यूरेसिल की स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रही है। यूरेसिल पेयर विथ एडेनिन, क्योंकि थाइमीन डीएनए में पाया जाता है और थाइमीन के स्थान पर आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। एडेनिन थाइमीन के साथ पेयरिंग कर रहा था लेकिन यहाँ पर थाइमीन नहीं पाया जाता है, तो ये पेयरिंग यूरेसिल के साथ में करता है। द शुगर इन द आरएनए इज द राइबोज। आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। राइबोन्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है, जब नाइट्रोजनी बेस और पेंटोज जो शुगर है आपस में जब मिलते हैं तो राइबोन्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। यहाँ राइबोन्यूक्लियोटाइड नहीं है, राइबोन्यूक्लियो जो साइड है वो जैसे कि एडेनिन प्लस पेंटोज शुगर जो कि राइबोज शुगर है, यहाँ पर ये निर्माण करते हैं एडिनोसिन का। अगर ग्वेनिन होगा राइबोज शुगर के साथ में तो वह ग्वेनोसाइन का निर्माण करेगा। अगर
साइटीन है, साइटोसिन है। इसके साथ में अगर राइबोज शुगर आप जुड़ती है तो यह साइटिडीन का निर्माण करता है। अगर यूरेसिल प्लस राइबोज शुगर आपस में जुड़ते हैं तो वो यूरिडीन का निर्माण करते हैं। आरएनए की हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर को समझें तो आरएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में मोस्ट आरएनए मॉलिक्यूल्स, अधिकांश तो सामान्यतः जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड के रूप में पाया जाता है, लेकिन आरएनए में फॉर्म बेस पेयरिंग, आरएनए में बेस पेयरिंग हो सकती है। और ये कहाँ पर होगी? जहाँ पर इनका जो अपोजिट अनुक्रम है वहाँ पर ये पाया जाता है। वेयर इज द आरएनए स्ट्रैंड लूप बैक ऑन इटसेल्फ, और इससे ये अपने आप के ऊपर ही लूप के समान यानी आपस में जुड़ जाता है। आरएनए विल हैव सम डबल स्ट्रैंडेड रीजन, और इस वजह से पूरे आरएनए में नहीं, कुछ कुछ जगह पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो जाता है। राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनएज एंड टीआरएनए ट्रांसफर आरएनएज एग्जिबिट सब्सटेंशियल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये जो दोनों आरआरएनए हैं ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर रखते हैं, यानी जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। एज डू सम मैसेंजर आरएनएज, इसके अलावा बहुत ही कम कुछ मैसेंजर आरएनए भी होंगे, यानी एमआरएनए जो होंगे उनमें भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर का निर्माण हो सकता है। यानी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो तो टीआरएनए में पाई जाएगी, आरआरएनए में पाई जाएगी, और कुछ एमआरएनए होंगे उनमें भी ये संरचना पाई जाएगी, मींस उनकी बेस पेयरिंग हो जाती है। आरएनए के जो टाइप्स हैं वो 3 प्रकार हैं मुख्य रूप से, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ आरएनए। 3 मुख्य प्रकार हैं, हालांकि इसके अलावा भी आरएनए होते हैं। मुख्य प्रकारों में जैसे फर्स्ट है एमआरएनए, सेकंड है आरआरएनए एंड थर्ड है टीआरएनए। फर्स्ट एमआरएनए यानी इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए इसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, एंड टीआरएनए का मतलब हो गया ट्रांसफर आरएनए। एमआरएनए यहां पर आपको ये सिंगल स्ट्रैंड के रूप में एमआरएनए दिखाया गया है। यहां कॉर्नर पे जो राइबोसोम्स हैं उनमें जो स्ट्रैंड आपको दिखाई गई है ये है आरआरएनए की स्ट्रैंड्स। इसके अलावा टीआरएनए जो हैं वो यहां पर आपको इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये है टीआरएनए। टीआरएनए ये जो राइबोसोम्स हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी भाग लेते हैं, जैसे कि पॉलीपेप्टाइड चेन पर ये आकर जुड़ना, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन पर आकर राइबोसोम्स जुड़ते हैं उन राइबोसोम्स का जो निर्माण होता है वो आरआरएनए के द्वारा होता है। अब हम एक एक करके एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एमआरएनए के बारे में। एमआरएनए इसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। मैसेज यह डीएनए से सेल के न्यूक्लियस में या साइटोप्लाज्म लेकर आता है। यह हमारे सेल में 5 से 10% होता है। 5 से 10% होने का अभिप्राय, जितना भी आरएनए हमारे शरीर में पाया जाता है, यानी कोशिका में जो आरएनए पाया जा रहा है उसका 5 से 10% जो हिस्सा है वो एमआरएनए के द्वारा बनाया जाएगा। मोस्ट हिट्रोजीनस द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, जो 3 टाइप्स में जिसमें हम बात कर रहे थे कि एक हो गया एमआरएनए, दूसरा है टीआरएनए और जो तीसरा है आरआरएनए। इन तीनों में से जो एमआरएनए है वो सबसे ज़्यादा विषम प्रकार का होता है, हिट्रोजीनस प्रकार का होता है। ऐसा क्यों है? इन टर्म ऑफ बेस सीक्वेंस एंड साइज, यानी जो इसमें बेस पेयर पाए जाएंगे, जो नाइट्रोजनी जो बेस पाए जा रहे हैं उनके सीक्वेंस के आधार पर और न जो इनकी साइज है उसके आधार पर ये वेरी करते हैं, इनमें अंतर पाया जाता है। यानी कुछ बहुत छोटे भी एमआरएनए हो सकते हैं, कुछ बहुत बड़े भी एमआरएनए हो सकते हैं, जबकि आरआरएनए और टीआरएनए में इस तरह से नहीं होता है, उनमें हिट्रोजीनस प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। इट कैरीज द जेनेटिक कोड,
यह जेनेटिक कोड को कैरी करता है, यानी ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया करवाता है। मेन प्रक्रिया जो यानी ट्रांसक्रिप्शन का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, एमआरएनए होता है। ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड कोडोन। न्यूक्लियोटाइड के जो ट्रिपलेट्स होते हैं यानी तीनों का एक समूह कोडोन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एडेनिन, यूरेसिल एंड ग्वेनिन, ये तीनों आपस में जब मिलते हैं तो एक कोडोन, सिंगल कोडोन का निर्माण करते हैं। ये हमारा जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, इस डीएनए से हम बनाते हैं एक आरएनए। ये आरएनए 5 प्राइम होगा इसके पास में एंड 3 प्राइम दूसरे एंड पर होगा। ये सामान्य रूप से अगर ऐसा पाया जाए तो ये क्लीव हो सकता है, तो इसको बचाने के लिए क्या होता है, द 5 प्राइम टर्मिनल एंड इज कैप्ड बाई 7 मिथाइल गुएनोसिन ट्राईफॉस्फेट कैप। ये 5 वाला जो हिस्सा है वहां पर कैपिंग की जाती है मिथाइल ग्रुप की। इसके अलावा जो 3 प्राइम एंड है, द 3 टर्मिनल एंड इज मोस्ट आरएनए हैव पॉलीमर ऑफ एडिनाइलेट रेजिड्यू, जो कि इनकी संख्या 20 से 250 तक हो सकती है। मीन्स जो डीएनए का जो 3 एंड है वहाँ पर एडेनिन की जो रेजिड्यू है, एडेनिन की बहुत सारी जो चेन है छोटी छोटी, ये जुड़ जाती है आपस में और इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। मीन्स डीएनए का 3 प्राइम एंड प्रोटेक्ट हो जाता है एंड जो ग्वेनेसिन है उसके द्वारा 5 प्राइम एंड प्रोटेक्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं इसके कार्यों के बारे में। मैसेंजर आरएनए के जो कार्य हैं, मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब द जेनेटिक कोड। यह जेनेटिक कोड को ट्रांसक्राइब करता है फ्रॉम कहाँ से, डीएनए इनटू द डीएनए। डीएनए से ये प्रक्रिया करता है और डीएनए को रीड करने के बाद में यह एक प्रोटीन का निर्माण करता है। एमआरएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। एक सेल के न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में कोई इंफॉर्मेशन लाना होता है तो इसमें एमआरएनए योगदान देता है। जैसे कि ये डीएनए है, डीएनए में प्रक्रिया हुई ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एक एमआरएनए का निर्माण होता है। एमआरएनए के एक जो एंड होता है 5 प्राइम, उसमें जी ग्वेनेसिन की स्ट्रक्चर जुड़ जाती है और जो थर्ड वाला जो स्थान होता है उसके पोली ए टेल जुड़ जाती है। अब हम सेकंड आरएनए के बारे में बात करते हैं जो कि है राइबोसोमल आरएनए, यानी आरआरएनए के बारे में बात करेंगे। आरआरएनए जो होता है इज द 80% ऑफ टोटल आरएनए प्रेजेंट इन द सेल, यानी जितना भी आरएनए होता है उसका 80% भाग आरआरएनए के द्वारा बनाया जाता है और यह मोस्ट अबंडेंट होता है, यानी सबसे अधिक मात्रा में आरआरएनए हमारी सेल में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो कौन सा है, एटीएस राइबोसोम्स। एटीएस राइबोसोम्स के 2 भाग होते हैं। हम जानते हैं एटीएस जो राइबोसोम्स होता है उसमें एक यूनिट होती है 60S और अनदर यूनिट होती है 40S। 60S का जो निर्माण होता है वो 5.8S, 28S एंड 5S आरआरएनए के द्वारा होता है, जबकि जो 40S है उसका निर्माण 18.5S आरआरएनए के द्वारा होता है। यानी जो आरआरएनए है वो राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर का निर्माण करता है और वो राइबोसोम चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, दोनों को बनाने में मदद करता है। प्रोकैरियोटिक हम राइबोसोम्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो कि 70S प्रकार का होता है, जिसमें सब यूनिट होती है, एक होती है 50S एंड सेकेंड जो यूनिट होती है 30S सब यूनिट। 30S जो सब यूनिट है उसमें 16S आरआरएनए पाया जाता है और 50S सब यूनिट में 5S एंड 23S आरआरएनए पाया जाता है। राइबोसोम सब यूनिट कौन कौन सी, स्मॉल एंड लार्ज। जैसे कि एटीएस यानी यूकैरियोटिक में 60S बड़ी यूनिट हो गई, लार्ज सब यूनिट हो गई और 40S स्मॉल सब यूनिट हो गई। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक में 50S लार्ज सब यूनिट एंड 30S
स्मॉल सब यूनिट। तो राइबोसोम जो सब यूनिट है वो दो होती हैं, एक स्मॉल होती है एंड एक लार्ज होती है, मेड बाय वन और मोर राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स। ये किससे मिलकर बनी हुई है? आरएनए मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, बनी हुई संरचना है। और राइबोसोम्स का महत्व आपको पता है क्योंकि ये प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। प्रोटीन सिंथेसिस होना होता है तो वो राइबोसोम्स की मदद से ही होगा। डिफरेंट आरएनए प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स इंक्लूडिंग स्मॉल आरएनए एंड लार्ज आरएनए। ये अलग अलग आकार का हो सकता है। दे बाइंड टू टीआरएनए। ये जो आरएनए है ये टीआरएनए के साथ में बाइंड करते हैं एंड अदर मॉलिक्यूल्स दैट आर क्रूशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में भी जुड़ने का काम करते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। फंक्शन को देखें तो आरएनए डायरेक्ट्स द ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए इनटू प्रोटीन। यह प्रोटीन बनाने में मदद करता है और यह ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हम आरएनए के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। इसको हम अडप्टर आरएनए भी कहते हैं क्योंकि यह इसकी एक भुजा पर एमिनो एसिड अटैच होते हैं और उसको रिसीव करने का काम करता है। टीआरएनए इज द स्मॉलेस्ट ऑफ 3 types of RNA having around about 75 to 95 न्यूक्लियोटाइड। तीनों न्यूक्लियोटाइड में सबसे छोटा जो न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी जो जिसमें न्यूक्लियोटाइड कम संख्या में पाई जाती है, वो टीआरएनए होता है और इसमें लगभग 75 से 95 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। प्राइमरी सीक्वेंस फोल्ड, इसमें प्राइमरी सीक्वेंस फोल्ड होते हैं एंड फॉर्म और निर्माण करते हैं क्लोवर लीफ, लौंग की पत्ती के समान आकार का निर्माण करती है और स्टेबलाइज बाय स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्टेबल होती है और यह एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है। यानी प्राइमरी जो सीक्वेंस है वो आपस में जब फोल्ड होते हैं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनी है, जो टीआरएनए की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो क्लोवर लीफ के समान होती है। टीआरएनएज आर एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ट्रांसलेशन। टीआरएनए ट्रांसलेशन का मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट्स है। द मेन फंक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ एमिनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। सबसे जो मेन काम होता है वो इसका एमिनो एसिड को ट्रांसफर करने में मदद करता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही होती है तब ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है। ईच ऑफ 20 अमाइनो एसिड हैव स्पेसिफिक टीआरएनए। हमारे शरीर में 20 जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड पाए जा रहे हैं, इनको ट्रांसफर के लिए या प्रत्येक के लिए एक टीआरएनए पाया जाता है। अब इसकी जो संरचना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें इसकी 2D स्ट्रक्चर्स हमें दिखाया गया है जिसमें ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसमें एक एंड 5 प्राइम एंड होगा और दूसरा जो एंड होगा वो होगा 3 प्राइम एंड। ये 5 प्राइम एंड ये यहाँ से कहीं लूप बना रहा है, फिर स्टेम बना रहा है, देन स्टेम बना रहा है, अगेन लूप बना रहा है। स्टेम का पार्ट है, ये वेरिएबल लूप है, देन स्टेम और ये लूप बना रहा है और इसका 3 प्राइम एंड होता है। जो 3 प्राइम एंड होता है उस पर अमीनो एसिड आकर जुड़ता है, यानी ये जो 3 प्राइम है ये एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट है, यहाँ पर एमिनो एसिड आकर जुड़ते हैं। अब हम और समझते हैं आगे टीआरएनए के बारे में विस्तार से और जानने का प्रयास करते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आरएनए की जो स्ट्रक्चर है, टीआरएनए की जो स्ट्रक्चर है उसमें 4 भुजाएं पाई जा रही है। एक भुजा को हम कहते हैं एक्सेप्टर आर्म और एक्सेप्टर स्टेम, दूसरी भुजा को हम कहते हैं डी आर्म और डी लूप, एंटीकोडोन आर्म एंड लूप एंड टी आर्म एंड लूप। एक एक को हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेप्टर आर्म के बारे में। एक्सेप्टर जो आर्म है वो 3 प्राइम एंड पर पाई जाती है। 3 प्राइम एंड जिस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी पाया जा रहा है और 3 प्राइम एंड वही स्थान होता है, वही एंड होता है
जहां पर एमिनो एसिड आकर जुड़ते हैं। इस एक्सेप्टर आर्म पर टोटल 7 बेस पेयर पाए जाते हैं। 7 जो नाइट्रोजन बेस हैं वो पाए जा रहे हैं। हम यूं कहें कि 7 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर पाए जा रहे हैं, जिसमें से 4 सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 एंड 4 जो हैं वो किसी के साथ में पेयरिंग नहीं कर रहे हैं, वो सिंगल स्ट्रैंडेड के रूप में पाए जा रहे हैं विथ CCA सीक्वेंस, CCA सीक्वेंस के रूप में। और ये जो सीक्वेंस होता है ये कंजर्व सीक्वेंस होता है, ये बदलता नहीं है। इसके बाद में जो दूसरा भाग है उसको हम कहते हैं डी लूप। डी लूप यहां पर हमें दिखाया गया है। ये जो डी लूप है और ये जो स्टेम है इसको हम कहते हैं डी स्टेम। टीआरएनए की जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ जो न्यूक्लियोटाइड है वो मॉडिफाई हो जाते हैं, या उसमें जो नाइट्रोजनी बेस है वो कुछ मॉडिफाई हो जाते हैं। जैसे कि डी लूप में कुछ डी आपको दिखाई दे रहे हैं, जबकि डी तो कोई न्यूक्लियोटाइड या हम ये कहें नाइट्रोजनी बेस कोई होता ही नहीं है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, जो डी बताया गया है इसका मतलब है डाई हाइड्रो यूरिडीन। ये मॉडिफाई एक नाइट्रोजनी बेस है, यानी ये इसका नाम हो गया डाईहाइड्रो यूरिडीन, जो इसमें डी में आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको डी लूप नाम दिया गया है। इसके बाद में हम देखें थर्ड जो पार्ट है इसका, ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं एंटीकोडोन। एंटीकोडोन में भी 2 भाग पाए जाते हैं। ये जो भाग है इसको हम कह रहे हैं एंटीकोडोन स्टेम, और जो आपको लूप की तरह दिखाई देते हैं उसको हम कहते हैं एंटीकोडोन लूप। इसमें एंटीकोडोन जो आम है उसमें 5 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, और जो लूप है उसमें 7 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। हालांकि जो अलग अलग जो टीआरएनए होते हैं उनमें ये इनकी लेंथ वेरी करती है, उनमें इनकी लंबाई अलग अलग हो सकती है। इसको एंटीकोडोन क्योंकि इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ जो एमआरएनए होगा उसमें 3 अमीनो एसिड जिनको हम कहते हैं कोडोन, उनको रिकॉग्नाइज करने वाला जो लूप है, जो भाग होता है, वह यही भाग होता है, इसलिए इसको एंटीकोडोन नाम दिया गया है। इसके अलावा एक वेरिएबल लूप होता है, या हम इसको वी लूप भी कह देते हैं, ये भी इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट जो भाग होता है इसका टी लूप, जिसके आगे वाले भाग को हम टी स्टेम भी कहते हैं। इसमें जो मॉडिफाइड पाए जा रहे हैं नाइट्रोजनी बेस, उसमें है ये है साई का सिंबल, और इसके अलावा टी। टी क्या है? टी है राइबो थाइमिडीन। इसके अलावा जो साई है इसका मतलब हो गया सूडो यूरिडीन, यानी जो साई है इसका मतलब हो गया सूडो यूरिडीन, ये मॉडिफाई पाए जाते हैं, और टी का मतलब हो गया राइबोथाइमिडीन। इसलिए इस लूप को, क्योंकि इसमें ये स्ट्रक्चर पाई जा रही है, मॉडिफाइड पाए जा रहे हैं, तो इसको टी नाम दिया गया है, टी लूप नाम दिया गया है। अब हम नेक्स्ट समझते हैं इसी स्ट्रक्चर को और विस्तार से। ये हमने समझा कि एक एंड हो गया, 3 प्राइम एंड हो गया, इसी को हम एक्सेप्टर स्टेम कह रहे हैं। इसमें CCA सीक्वेंस कंजर्व होता है। इसके बाद में जो एक और लूप पाया जाता है उसको हम कहते हैं टी साई सी लूप, या सरल हम कह देते हैं टी लूप। टी लूप जिस स्टेम से जुड़ा हुआ होता है उसको हम कहते हैं टी स्टेम,
इसके इसमें कई प्रकार के मॉडिफाइड बेसेस पाए जाते हैं, जैसे कि साई, टी। साई का मतलब तो हम समझ चुके हैं कि ये हो गया सूडो यूरिडीन। टी का मतलब हो गया राइबो थाइमिडीन। इसके अलावा जो एम बताया गया है उसमें हो सकता है एम आई हो, यानी मिथाइल आइनोसिन हो सकता है, या हो सकता है मिथाइल गुएनोसिन हो सकता है। तो ये वेरिएबल होता है। इसके बाद में जो रीजन आता है जिसको हम यूं करके बना रहे थे वो है वेरिएबल लूप। इसके बाद में एंटीकोडोन लूप, जो कि कोडोन के साथ में पेयरिंग करने का काम करता है। इसका स्टेम एंटीकोडोन स्टेम कहलाता है। अगेन डी लूप, और यहाँ पर जो होता है इसको कहते हैं डी स्टेम। डी में डी पाए जा रहे हैं, और डी का मतलब हम जान चुके हैं, डाईहाइड्रो यूरिडीन इसको हम कहते हैं। इसके अलावा भी इसमें और भी कई प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे इनवेरिएंट पिरामिडिन्स भी पाए जाते हैं, इनवेरिएंट प्यूरिन्स भी पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के इसमें पाए जा रहे हैं। अब हम टर्सरी स्ट्रक्चर को भी हम एक बार देख लेते हैं कि टर्सरी स्ट्रक्चर ट्रांसफर आरएनए की किस प्रकार से होगी। एक्चुअली जब जिसको हम क्लोवर लीफ मॉडल कह रहे थे, अगर उसमें आगे और पेयरिंग हो जाती है तो वो एल शेप की स्ट्रक्चर बनाती है, और इस एल शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर्स। ये एल के आकार का हो गया, इसलिए इसको टर्सरी स्ट्रक्चर्स। ये फॉर्म बाय फर्दर फोल्डिंग ऑफ द क्लोवर लीफ ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द टी एंड डी आर्म्स। टी और डी आर्म्स में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड और जुड़ने की वजह से ये लूपिंग हो जाती है और टर्सरी स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। द बेस पेयर्ड डबल हेलिकल स्टेम्स गेट अरेंज इन द टू डबल हेलिकल कॉलम्स कंटिन्यूअस एंड परपेंडिकुलर टू वन ईच अदर। तो इस प्रकार से ये टर्सरी स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है। अब कुछ और आरएनएज जो पाए जाते हैं उनको भी हम देख लेते हैं। एसएन आरएनएज, जिसको हम स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं, ये स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। एमआई आरएनए, जिसको माइक्रो आरएनए कह रहे हैं। एसआई आरएनए स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। जी आरएनए गाइड आरएनए इसको हम कह रहे हैं। ये बात हो गई आरएनएज के बारे में। अब हम आरएनए के कार्य, यानी जो एमआरएनए, टीआरएनए और जो आरआरएनए हैं, इनके जो काम हो रहे हैं वही ऑल ओवर आरएनए के कार्य होते हैं। आरएनए असिस्ट द ट्रांसलेशन ऑफ डीएनए इनटू प्रोटीन। यह है आरएनए क्या करता है, डीएनए के पास में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसलेट करने का काम कर रहा है प्रोटीन के रूप में। हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को सिंथेसिस करने में मदद करता है। सर्व एज मैसेंजर बिटवीन डीएनए एंड राइबोसोम्स, राइबोसोम्स और डीएनए के बीच में मैसेंजर का काम कर रहा है। आरएनए मॉलिक्यूल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एज एन अडेप्टर की तरह ये काम कर रहा है। दे आर द ट्रांसपोर्टर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनको ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा है, जैसे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मैसेज को लेकर आ रहा है। अब हम एक या दो बातें इसमें जान लेते हैं। कुछ क्वेश्चन जो सामान्य रूप से पूछे जाते हैं उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहला जो हम समझते हैं कि आरएनए का जो स्ट्रैंड होता है, आरएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने से किस प्रकार की संरचना बनती है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि जब अगर आरएनए है, आरएनए के स्ट्रैंड में हाइड्रोजन
बंध के बनने से किस प्रकार की संरचना बनती है? तो इसका आंसर होगा, जो हमने ए डीएनए पढ़ा था, ए डीएनए के समान इसकी संरचना बनती है, या हम यूं कहें कि जो डबल स्ट्रैंडेड जो आरएनए है वो ए डीएनए के समान होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। अगर हम बात करें तो नॉर्मल सी कि जो डीएनए है उसकी तुलना में जो आरएनए है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, वो भी डबल हेलिक्स। अगर आरएनए का डबल हेलिक्स मोर स्टेबल देन डीएनए डबल हेलिक्स। इसके अलावा जैसे कि आरएनए की सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे क्लोवर लीफ के समान वो आकृति दिखाई देती है। कौन सा आरएनए अणु जो डीएनए से सूचनाओं को कॉपी कर उनको स्थानांतरित करता है, तो वो है एमआरएनए। तो एमआरएनए सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य कर रहा है। ये थे एमआरएनए के बारे में बातें। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।